जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं लेकर आया हूँ आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चनों का मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के। तो अगर आप इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे पेपर आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो अपना जो पेपर है वो पूरा 50 नंबर का है और टोटल 100 अंकों का है, यानी एक क्वेश्चन 2 अंकों का है और जो कुल समय है आपके लिए 1 घंटे का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द राइट टू इन्फॉर्मेशन कम इन टू फोर्स, यानी सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RTI, ठीक है। RTI को कब लागू किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने, 2002, 2006, 2005 या 2008। तो RTI कब लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2005 में। अगला क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 30 जनवरी, 5 जून, 31 अक्टूबर या 10 दिसंबर। तो विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर को, ठीक है। 10 दिसंबर के दिन ही नोबेल पुरस्कारों का वितरण भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट टॉकिंग फिल्म आलमारा वाज प्रोड्यूस्ड, यानी भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा का निर्माण किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो अपने यही बन जाता है कि भारत की जो पहली बोलती फिल्म है वो कौन सी है? आलमारा, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1931 के अंदर, ठीक है। जबकि भारत की जो पहली फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। इसका निर्माण हुआ था 1913 के अंदर। याद रखने के लिए आप देख सकते हो, 13 का उल्टा 31, 31 का उल्टा 13। तो पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, क्या थी? एक मूक फिल्म थी जिसके अंदर आवाज नहीं थी। जबकि बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलमारा, जिसका निर्माण 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन अपना, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, यानी मिस्र की राजधानी कौन सा शहर है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जुबा, खार्तूम, काहिरा या नैरोबी। तो इनमें से कौन सा शहर है जो इजिप्ट या मिस्र की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। जबकि जुबा है वो दक्षिणी सूडान की राजधानी है, खार्तूम उत्तरी सूडान की राजधानी है और नैरोबी केनिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है अपना, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड, यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम, लियोन्स फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड या ओस्लो नॉर्वे, ठीक है। तो नाटो जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, और इसका जो मुख्यालय है वो है ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना, लूसी डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच स्टेट, यानी लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मणिपुर, केरल, मिजोरम और गोवा। तो लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन अपना, पंकज आडवाणी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिलियर्ड्स, शतरंज, टेनिस या फिर कबड्डी। तो पंकज आडवाणी का जो संबंध है वो किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलियर्ड्स, या फिर बिलियर्ड्स की जगह आ सकता है स्नूकर, ठीक है। ये बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों खेल में विश्व विजेता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू क्लेम माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी, मीरा दास या फिर संतोष यादव। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की जो पहली महिला थी ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, विछेंद्री पाल, ठीक है। जबकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो विश्व की पहली महिला थी वो जुनको तबई थी। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर विथ भूटान, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो अपनी जो सीमा है भूटान के साथ साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय, ठीक है। जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल, इन तीनों राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है।
अगला क्वेश्चन अपना, मधुबनी स्टाइल ऑफ फॉग पेंटिंग इज प्रिविलेंट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी लोक चित्रकला शैली मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो मधुबनी जो शैली है या मधुबनी चित्रकला की एक शैली है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार से। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 2933 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर। तो भारत की जो उत्तर, ठीक है, उत्तर मतलब यानी नीचे तमिलनाडु से लेकर ऊपर जम्मू कश्मीर तक, ये जो टोटल लंबाई है ये कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। जबकि भारत की जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो लंबाई है, ठीक है, ये है टोटल 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन अपना, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, यानी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सी राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर जयदेव बहेती। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ये भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे और इनको 1954 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया जब भारत रत्न की शुरुआत हुई। तो अगर सवाल पूछे कि भारत रत्न की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 1954, ठीक है। 1954 में सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन अपना, विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नीम, बबूल, बरगद या खेजड़ी। तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरगद। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पॉपुलर चेंबर, यानी निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी संसद का कौन सा सदन है जिसको पॉपुलर चेंबर कहा जाता है, या संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, राज्यसभा, लोकसभा, ग्राम सभा या फिर विधानसभा। तो संसद के जो दो ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इनमें से जो पॉपुलर सदन है वो है ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन अपना, व्हेन डिड गोवा बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पुर्तगालीज, यानी गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1951, 1961, 1971 या फिर 1981। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर सवाल पूछे कि आज़ाद होने से पहले गोवा पर किसका अधिकार था, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ठीक है। भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, लेकिन गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, जो लगभग गोवा पर पुर्तगालियों ने 450 साल तक राज किया और उसको 1961 में भारतीय सेना द्वारा आज़ादी दिलाई गई। अगला पार्ट है अपना सामान्य विज्ञान का, ठीक है, जनरल साइंस के 16 से 30 तक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, विच विटामिन हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो शरीर में इन्फेक्शन या संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है अपना, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, यानी सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूमिस्मेटिक, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पालिनोलॉजी। तो सिक्कों का अध्ययन या विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर प्राचीन सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक। अगला क्वेश्चन अपना, वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस टेकन प्लेस इन द सेल्स, यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, गाल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या सेंट्रियोसोम। तो कोशिका के जो प्रोटीन संश्लेषण है या फिर कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किस अंग को कहा जाता है कोशिका के, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। जबकि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ आवर हार्ट, यानी हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 500 ग्राम, 800 ग्राम, 300 ग्राम या फिर 750 ग्राम। तो अपना जो हृदय है उसका जो औसत वजन है वो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग 300 ग्राम होता है। जबकि अगर हम बात करें मस्तिष्क की, ठीक है,
माइंड का जो वज़न होता है मस्तिष्क का वो लगभग 1350 ग्राम होता है, ठीक है। और अपना जो गुर्दा होता है, ठीक है, जिसको किडनी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडनी का जो वेट होता है वो लगभग 150 ग्राम होता है, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि अपना जो लीवर होता है यकृत, ठीक है, लीवर का वजन कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट में दो। अगला क्वेश्चन है अपना, ए ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ऑफ ए हेल्थी पर्सन इज, यानी स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायसिस्टोलिक कितना होता है, ठीक है। उच्चतम और निम्नतम कितना होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 120 mm से 80 mm, 201 mm से 110 mm, 90 mm से 60 mm या फिर 85 mm से 55 mm। तो अपना जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप या रक्त का दबाव, वो अधिकतम होता है 120 mm और न्यूनतम होता है 80 mm, ठीक है। 80 mm से 120 mm HGB लिखा जाता है, ठीक है। और इसको नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन या फिर मीथेन। तो फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन, ठीक है। और याद रखना, गैस वेल्डिंगों में भी एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, हु डिस्कवर्ड द पॉजिट्रॉन, यानी पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रदरफोर्ड, हेनरी बेक्वेरेल, रॉन्टिजन या फिर एंडरसन, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है, एक प्रतिकण होता है, और इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एंडरसन ने, ठीक है। जबकि बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द चेंज इन वाटर टर्निंग इनटू आइस, यानी बर्फ का पानी का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, लौकिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ का जो पानी का जो बर्फ में बदलना या फिर बर्फ का पानी में बदलना, ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन है ये, फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज किनको बोलते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई चीज़ वस्तु दूसरे रूप में बदलकर वापस उसी रूप में बदल जाती है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसके अंदर एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के बाद वापस उसी रूप में नहीं बदला जा सकता। जैसे दूध का दही में बदलना, ठीक है, एक बार दूध का दही बन गया तो दही का दूध वापस कभी नहीं बनता है। लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन अपना, विच गैस इज हेल्पफुल टू स्टार्टिंग ए फायर, यानी आग जलने में या जलाने में कौन सी गैस सहायक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आग को जलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट गैस होती है वो कौन सी है, उसकी सहायक गैस, यानी आग बिना गैस के आग नहीं जलती है, ठीक है। आग जलाने के लिए एक तो अपने पास एक कोई ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा अपने पास ईंधन होना चाहिए, और तीसरा ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन की आग नहीं जलती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। जबकि आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन अपना, हु इन्वेंटेड द शेविंग मशीन्स, यानी सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जूनियर वार्नर, इलियास हेवे, जेसिका मूर या मिशेल स्टीमोन। तो सिलाई मशीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, इलियास हेवे ने। अगला क्वेश्चन अपना, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, गैस, द्रव, ठोस या फिर निर्वात। तो ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत है। तो माध्यम कौन कौन से होते हैं, गैस, द्रव और ठोस, ये तीनों माध्यम है जहाँ पर ध्वनि चल सकती है। जबकि निर्वात के अंदर ध्वनि नहीं चल सकती। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर पर सेकंड होती है, या फिर ध्वनि चल ही नहीं सकती है। जबकि ठोस के अंदर ध्वनि की जो चाल होती है वो 5000 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। द्रव के अंदर ध्वनि की चाल लगभग 1500 मीटर पर सेकंड होती है, और गैस यानी हवा के अंदर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन अपना, द ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिनोमिनन ऑफ लाइट, यानी आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन,
रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन यानी टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, ओरम, स्टेनम, वोल्फ्राम या हाइड्रोजोएसम। तो इनमें से टंगस्टन तत्व है, उसका अन्य नाम या फिर लैटिन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्फ्राम। ठीक है, जबकि टंगस्टन के अगर संकेत की बात करें तो उसका सिंबल है W और इसका परमाणु क्रमांक 74 होता है। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेटल यानी इनमें में से कौन सा कथन धातुओं के बारे में सही है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, धातुएं चमकदार होती है, धातुएं विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, और तीसरा दे रखा है अपने पास आघात वर्धनीय होती है, या फिर उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो देखो धातुओं के बारे में कथन दे रखा है, धातु चमकदार होती है, बिल्कुल सही है। ये विद्युत और ऊष्मा दोनों की चालक होती है, बिल्कुल सही है। और आघात वर्धनीय यानी लचीलापन, ठीक है, इनमें लचीलापन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। थर्ड पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ के क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक है। और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 की अंडर रूट 2401 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 2401 का वर्गमूल निकालना है हमें। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? देखो अपने पास नंबर दे रखा है 2401, जोड़े बनाने इकाई के अंक से दो दो के। ठीक है, पहला जोड़ा अपने पास 24, ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर 24 या 24 से कम आए तो ये होता है 4 चौक 16। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर 24 या 24 से कम आनी चाहिए। इधर प्लस करना है, इधर माइनस करना है, तो ये हो गया अपने पास 8, और इधर माइनस करने पर बचता है अपने पास 8। ठीक है, अगला जोड़ा नीचे उतार दो 0 1 का। देखो यहाँ पर इकाई का अंक 1 आता है, तो अगर इकाई का अंक 1 आए तो या तो 1 से गुणा होता है या फिर 9 से गुणा होता है वो। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो 81 को 1 से गुणा करेंगे कैसे आएगा, और 9 से गुणा करने पर देखो 9 लिखकर यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81 हासिल का 8, 8 9 72 और 8 80। ठीक है, 9 से पूरा आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि वापस इधर प्लस इधर माइनस करने पर यहाँ कुछ नहीं बचता है, तो इधर प्लस करने की जरूरत नहीं है। अब हमने कौन कौन से नंबर लिखे? 4 और 9, और 4 9 क्या होता है 49। तो 2401 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा? 49। ऑप्शन नंबर टी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, किस संख्या का 42 के साथ वही संबंध है जो 6 का 7 के साथ है? ठीक है, क्या कहा इसने? किस संख्या का 42 के साथ, तो किस संख्या का मतलब हमें संख्या पता नहीं है, उसका 42 के साथ वही संबंध है जो 6 का 7 के साथ है। ठीक है, किस संख्या का 42 के साथ वही संबंध है जो 6 का 7 के साथ है? क्या करेंगे? बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल। तो 7 को 1 से गुणा किया तो 7x बराबर 42 इंटू 6, 7 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर। और 42 में 7 का भाग कितनी बार जाता है? 6 बार, और 6 को 6 से गुणा किया तो 36। तो 36 का 42 के साथ वही संबंध है जो 6 का 7 के साथ है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, किस दर से मूलधन 400 रुपये का समय 9 वर्ष में सरल ब्याज 180 रुपये हो जाएगा? देखो पी कितना दे रखा है? मूलधन 400 रुपये, टाइम दे रखा है या 9 वर्ष, आर हमें पता नहीं है, दर निकालनी है, और इसका ऐसा ही है वो इतना हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 180 रुपये। ठीक है, आर निकालनी है, 4 में से 3 चीज़ें हैं अपने पास, मूलधन का और समय और दर। ठीक है, और ब्याज भी दे रखा है, दर हमें पता करनी है। फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 बराबर होता है ऐसा ही। ठीक है, तो पी है 400, टाइम है 9, दर मालूम नहीं है, आर अपॉन 100, और ऐसा ही है 180। देखो यहाँ 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 4 और 9 दोनों गुणा में कहाँ चले जाएंगे? भाग में। तो आर बराबर हो जाएगा 180 बटा 4 इंटू 9, 9 कम 9, 9 दूना 18, 0 का 0, और 4 का भाग भी इसमें 5 बार, तो रेट हो जाएगी 5%। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमेशा 22/7, और रेडियस है इसकी 21, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, जो कट रहा है उसको काट दो, 7 या 21, जो बचा उनको गुणा कर दो। 21 को 22 को 3 से गुणा करेंगे तो 66, और 66 को गुणा कर दो 21 से। ठीक है, ये हो जाएगा 66 इंटू 132, तो ये 6 8 3 16 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की
धारिता 13.5 लीटर है। ठीक है, यदि टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों में भरा जा सकेगा। ठीक है, देखो जब बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है तब बाल्टियों की संख्या कितनी होती है, 12 बाल्टियों के अंदर वो भर जाती है। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है कि जो उसकी धारिता है वो क्षमता है वो 9 लीटर कर दे, तो बताओ कितनी बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी, x। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई सवाल आ जाए तो हमेशा उसमें सीधा गुणा होता है। तो 9 को x से गुणा किया तो 9x बराबर 13.5 इंटू 12, 9 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर जो कट रहा है उसको काट दो, 3 3 का 9, 3 चौक 12, और अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 लग जाएगा। ठीक है, और कट रहा है ये 3 से काट दो, 3 1 कम 3 0 का 0, और 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 5 15, 5 से कट रहा है ये 5 दूना 10, 5 9 45, और 2 का भाग 4 में 2 बार 9 को 2 से गुणा किया तो 18 बाल्टियों के अंदर वो टोटल भर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी संख्या का 55% तथा उसी संख्या का 25% का अंतर 22.20 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो एक संख्या है x मान लेते हैं। ठीक है, इसका 55% तथा उसी संख्या का मतलब किसका, x का 25%, इन दोनों का जो अंतर है, अंतर का मतलब बीच में क्या आएगा माइनस, और वो कितना है 22.20 का। ठीक है, इसको सरल कर लो तो x का मतलब गुणा होता है और प्रतिशत का आधार 100 होता है, तो ये हो जाएगा अपने पास x इंटू 55/100 माइनस x इंटू 25/100 बराबर 22.20, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100। देखते हैं हम तीनों का बेस बराबर है, तो अगर बेस बराबर हो तो ये आधार कट जाता है। क्या बचा अपने पास 55x माइनस 25x बराबर है 2220। 55x में से 25x गया तो 30x बराबर 2220, और ये 30 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर 0 से 0 कट गया, और यहाँ 3 का भाग 3 7 21, 1 बच गया, 3 चौक 12, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 74। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राम और रहीम एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं और रहीम अकेला इसे 50 दिन में करे, तो बताओ राम इसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखो राम प्लस रहीम ये दोनों करते हैं 30 दिन के अंदर, और रहीम अकेला इसको 50 दिन में पूरा करता है, तो बताओ राम कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता क्या होती है, इनका एक दिन का काम। ठीक है, तो राम और रहीम दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/30, क्योंकि जो कुल काम दे रखा है उसको उल्टा कर दो, और रहीम का अकेले का 1/50। अब राम और रहीम के काम में से अगर हम रहीम के काम को माइनस कर लेंगे तो किसका काम बचाएगा, राम का। ठीक है, जो हमें निकालना है माइनस कर लो, एलसीएम क्या आएगा इनका 130, और 50 का एलसीएम होता है 150। ठीक है, 30 का भाग 150 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, फिर माइनस का माइनस, 50 का 150 में 3 बार, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3। ठीक है, अब 5 में से 3 गया तो 2/150। ये जो 2/150 है ये राम का अकेले का एक दिन का काम, इसको वापस उल्टा कर लो तो 150/2, और 150 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 75 बार, तो राम अकेला इस काम कितने दिन में करेगा 75 दिन में। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, कोष्टक x-3 का होल स्क्वायर बराबर है 4 कोष्टक x-3 कोष्टक बंद में x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो अपने पास समीकरण दे रखी है x-3 का होल स्क्वायर बराबर है 4 कोष्टक x-3। ठीक है, इसमें x की वैल्यू में निकालनी है। देखो x-3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि x- किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं इसका मतलब होता है कि वो संख्या उसी से गुणा हो रही है, जैसे 5 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि वो 5 × 5 है। तो यहाँ x-3 का होल स्क्वायर है, तो मतलब ये क्या है x-3 गुणा हो रहा है किससे, x-3 से, बराबर है 4 कोष्टक x-3। ठीक है, देखो यहाँ एक बार ये कट गया, क्या बचा अपने पास x-3 बराबर 4, ये माइनस का इधर आ गया तो x बराबर हो जाएगा 4 + 3 = 7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका लघुत्तम 84 है, तो बताओ इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो दो संख्या है, ये पहली और दूसरी, जिनका रेशियो है 3:4। ठीक है, और इनका एलसीएम कितना दे रखा है 84, तो बताओ इनमें से छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर अपने पास नंबर दे रखे हैं 3 और 4, और 3 4 का एलसीएम 84 नहीं होता, तो इसको क्या मान लेते हैं 3x और इसको 4x। अब 3x और 4x का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या होगा, 3 को 4 से गुणा किया तो 12, और x का एलसीएम 12, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है वापस हमें वही चीज़ निकालनी है। तो एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम क्या आया 12x, ये भी एलसीएम है और ये भी
एलसीएम है, मतलब 12x किसके बराबर है 84 के। ये x 12 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, और 12 में 84 में 12 का भाग कितनी बार जाता है 7 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई 7। अब 7 को दोनों नंबरों से गुणा कर दो, क्योंकि 3x और 4x है, तो 7 या 21 और 7 चौक 28। तो अब ये पूछ रहा है बताओ इनमें से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो छोटा नंबर हो गया अपने पास 21 और बड़ा नंबर 28। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या क्या है 21। और ध्यान रखना ये जो x की वैल्यू आती है ये इनका HCF भी होता है, तो अगर HCF पूछे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है अपना, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो वर्तमान में लड़के की आयु कितनी है। ठीक है, देखो वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पिता है और ये पुत्र है। क्या कहा इसने, लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3। 1/3 का मतलब अगर पिता की उम्र पुत्र की उम्र अगर x है तो ये इसका 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, या फिर अगर इसको x मानेंगे तो इसको 1/3 मानना पड़ेगा। इसलिए देखो 1/3 का मतलब है कि ये से 3 गुना छोटा है। ठीक है, तो पिता की उम्र हमने मान ली 3x और पुत्र हो गया x। अब इसने कहा 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 12 साल में आगे चले जाना चाहिए। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है 3x, तो 12 साल बाद क्या हो जाएगी 3x + 12। और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है x, तो 12 साल बाद हो जाएगी x + 12। तो इसने कहा कि लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। क्या कहा इसने, लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। आधी का मतलब अगर पिता की 2 होगी तो पुत्र की क्या होगी 1। ठीक है, यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं x का, वजर गुणा कर दो। तो 3x + 12 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3x + 12 ही आएगा। बराबर में 2 को 1 से गुणा किया तो 2x + 12 दूना 24। x एक तरफ और नंबर एक तरफ कर दो, तो ये 3x यहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर ये 24 वहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 12। 3x में से 2x गया तो x, और 24 में से 12 गया तो 12। x की वैल्यू कितनी आई 12, मतलब पुत्र 12 साल का है और पिता 12 या 36 साल का है। तो पूछ रहा है कि बताओ लड़के की वर्तमान आयु क्या है 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। देखो यह 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग पूछ रहा है। प्रथम गुणज किसके गुणज है 8 के, और कितने हैं 15 गुणज। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ये चलता जाएगा 15 अंटी 120। ठीक है, तो इस सीरीज में टोटल जो पद है वो कितने हैं 15 पद है। ठीक है, अगर हमें पहला पद, अंतर और पदों की संख्या और आखिरी पद अगर ये सब पता हो तो जो योग है वो हम सिंपल भी निकाल सकते हैं n/2 कोष्टक a + l। ठीक है, जहाँ n होती है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद और l होता है अंतिम पद। तो n का मान हो गया 15/2, कोष्टक a है प्रथम पद 8 प्लस लास्ट वाला है 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2 × 120 और 8 128। 2 का भाग 128 में जाता है 64 बार। 64 को 15 से गुणा कर दो, 15 चौक 60, हासिल का 6, 15 छिक्के 90 और 6 96। तो 8 के जो 15 गुणज है उनका योग क्या हो जाएगा 960। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक भैंस 25,000 रुपये में खरीदकर 20,000 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो भैंस का जो क्रय मूल्य है वो है 25,000 रुपये और विक्रय मूल्य है 20,000 रुपये। ठीक है, तो 25,000 में खरीद कर 20,000 में बेच रहा है तो क्या हो रही है इसको हानि, और कितने की हानि हो रही है सिर्फ 5,000 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, 25,000 में खरीद कर अगर 20,000 में बेचेंगे तो कितने की हानि होगी 5,000 रुपये की। अब ये पूछ रहा है कि बताओ कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं, देखो जो लाभ और हानि वो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना अपने पास यहाँ 25,000, यहाँ लिखेंगे 25,000 रुपये पर हानि हुई इसको 5,000 रुपये की। अब प्रतिशत निकाल लो इसका 100 पर x, वजर गुणा कर दो, तो x बराबर 100 × 5,000 बटा 25,000, जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो यहाँ 3 0 से 3 0 कट गया, 25 का भाग 100 में 4 बार और 5 को 4 से गुणा किया तो 20% की इसको हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है, जबकि इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अपने पास दो बेलन है, ये पहला बेलन है और ये दूसरा बेलन है। ठीक है, और जो इनके आधार की त्रिज्या है, ठीक है, इनके रेडियस, ये पहले के आधार है ये दूसरे का आधार है। ठीक है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो इनके आधार की त्रिज्या का अनुपात है 2:3, मतलब R1 है 2 और R2 है 3, जबकि इनकी ऊंचाई का अनुपात है 5:3, मतलब ये हाइट है, इसको H1 मान लेते हैं, इसको
H2 मान लेते हैं। तो H1 है 5 और H2 है 3। तो बताओ इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन क्या होता है, किसका अनुपात पूछ रहा है ये, आयतन अनुपात आयतन, दोनों का आयतन सेम ही होता है, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई दोनों में कॉमन है, कट गया। आर देखो R1 क्या है अपने पास 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू H1 क्या है 5। इसी तरह अनुपात R2 है अपने पास 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू H है 3। इन दोनों को सरल कर लो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 5 से गुणा किया तो 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा 20 अनुपात 27। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति ज्ञात करो। ठीक है, औसत निकालना है, औसत से सवाल है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन यहाँ राशियां नहीं है, यहाँ पर दूरी है और समय है, तो औसत होगा कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, औसत होगा कुल दूरी बटा कुल समय। देखो इसने 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तय की। ठीक है, और 69 किलोमीटर की जो यात्रा है वो उसने 75 मिनट में तय की। तो कुल यात्रा कितनी हो गई इसकी 104 किलोमीटर, और कुल समय कितना हो गया 45 मिनट और 75 मिनट होता है 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। ठीक है, तो कुल दूरी है 104 किलोमीटर और कुल समय हो गया 2 घंटा। 104 में 2 का भाग दे दो तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, यानी पासिंग मार्क्स है वो 40% है, और एक विद्यार्थी को 185 अंक प्राप्त किए उसने और 15 अंकों से वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो बताओ परीक्षा के जो टोटल अंक है वो कितने हैं। ठीक है, देखो पास होने के लिए 40% उसको चाहिए, लेकिन उसने प्राप्त कर लिए 185, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया 15 से, मतलब 15 अगर और लेकर आ जाता तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए वास्तव में उसको कितने अंक चाहिए 200 अंक, और परसेंटेज में कितने चाहिए 40%। मतलब ये जो 40% है ये किसके बराबर है 200 अंकों के। तो बताओ कुल अंक कितने, तो कुल अंक होते हैं 100%, तो ये 100% किसके बराबर होंगे x के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 200 बटा 40। जो कट रहा उसको काट दो, 1 0 से 1 0, 4 का 20 में 5 बार, 5 को 100 से गुणा किया तो 5। तो कुल कितने अंकों का पेपर था वो 500 अंकों का। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है अपना रीजनिंग का, तर्क शक्ति का, जो 46 से 50 तक टोटल क्वेश्चन है 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि 46 कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, यानी श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करो। एक सीरीज दे रखी है 6, 11, 21, 36 और 56, तो इसका अगला पद क्या होगा। देखो 6 के बाद 11 आ रहा है, तो यहाँ पर इसने 5 प्लस किया है। ठीक है, 11 के बाद 21, तो यहाँ पर इसने 10 प्लस किया है। 21 के बाद 36, तो इसने यहाँ पर 15 प्लस किया है। 36 के बाद 56, तो यहाँ पर इसने 20 प्लस किया है। तो देखो एक सीरीज चल रही है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस, तो आगे कितना प्लस करेगा 25। ठीक है, अगर 56 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, तो अगला पद क्या हो जाएगा इसका 81। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना चूज से डिफरेंट वर्ड, यानी भिन्न शब्द का चुनाव करो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, इनमें से एक भिन्न है उसका चयन करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को ZMGXSVC लिखा जाता है तो उसी भाषा में सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। देखो विक्ट्री का कोड क्या है ZMGXSCV। ठीक है, विक्ट्री को लिख रहा है ये ZMG, ठीक है, नीचे लिख देते हैं VICTORY, इसको लिख रहा है ये ZMGXSVC। ठीक है, देखो Z को क्या लिख रहा है ये, V को क्या लिख रहा है Z, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये रहा V, इसको लिख रहा है Z, तो 1 2 3 और 4 प्लस कर रहा है। I का कोड M लिख रहा है, ये रहा I। ठीक है, और इसको लिख रहा है M, तो यहाँ भी इसने 4 प्लस किया है। C का कोड G लिख रहा है, ये देखो C और ये G, तो यहाँ भी ये 4 प्लस करके लिख रहा है। T को X लिख रहा है, तो T का कोड भी यहाँ 4 प्लस कर रहा है। O को S लिख रहा है, तो यहाँ भी इसने 4 प्लस किया है। R का V, यहाँ भी 4 प्लस, तो Y का C, यहाँ भी 4 प्लस, यानी सब में ये 4 4 प्लस कर रहा है। तो यहाँ भी सब में 4 4 प्लस कर दो, हमें कोड ढूंढना है SUCCESS का। ठीक है, तो S का कोड क्या हो जाएगा, देखो S का 4 प्लस क्या होता है, S के बाद TUVW, यानी कहाँ से शुरू होगा W से। ठीक है, U का कोड क्या हो जाएगा, U का 4 प्लस होता है VWXY,
सी का कोड होता है, देखो सी का कोड जी, तो 2 बार सी है तो 2 बार जी आएगा। ई का कोड देखो, ई को यहाँ पर 4 प्लस करते तो क्या आता है अपने पास आई, ठीक है। ई का कोड क्या हो जाएगा आई, और एस का कोड डब्ल्यू होगा क्योंकि यहाँ हमने पहले निकाल रखा है, फिर एस का कोड डब्ल्यू, तो आंसर हो जाएगा अपना डब्ल्यू वाई डबल जी आई डबल डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, यदि P का अर्थ माइनस, Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ भाग और S का अर्थ प्लस हो तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। देखो अपने पास समीकरण दे रखी है 14 Q 3 P 12 S 4 R और 2 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर जो नंबर है वो कभी नहीं बदलते, नंबर की जगह सेम नंबर लिखा जाएगा 14 3 12 4 और 2, ठीक है। देखो Q को यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये Q का कोड क्या है गुणा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम गुणा। P का कोड है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। S का कोड है यहाँ पर प्लस और R का कोड है भाग, ठीक है। अब इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सरल कर लो। सबसे पहले क्या होता है भाग, 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है, बाकी सेम लिख दो, प्लस 12 माइनस 3 इंटू 14। अब गुणा होगा, 14 को 3 से गुणा किया तो 42 माइनस 12 प्लस 2, 42 में से 12 गया तो 30 प्लस 2 कितना हो गया 32। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना, दशमलव की जोड़ है कि 358.085 प्लस 42.91 प्लस 25.55, ठीक है। दशमलव की जोड़ है, कैसे सरल करते हैं, 358.085 जो पहला नंबर उसको लिख दो, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, और पॉइंट के इधर जो नंबर है वो इधर लिखना है, और इधर जो नंबर है वो इधर लिखना, और एक नंबर के नीचे एक नंबर ही होना चाहिए। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 25 है और इधर 55 है, ठीक है। सबको जोड़ लो, देखो 5 का 5 ही आएगा, 8 5 13 और 1 14, हासिल का 1, 10 और 5 15, हासिल का 1, पॉइंट का पॉइंट, 10 5 15 और 1 16, हासिल का 1, ठीक है। 6 और 5 11 और 1 12, हासिल का 1, और 3 और 1 4। तो आंसर हो जाएगा अपना 426.545। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और आपके जितने भी नंबर आए हैं एक बार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।